आदाब। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया की ख़ास पेशकश मुलाकात। और आज हमारे साथ मुलाकात में मौजूद हैं डॉक्टर अबू सुफियान इस्लाही जामई साहब। आज इनसे हम बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यौम जमहूरिया है, कौमी दिन है, तो हम मौलाना से सबसे पहले यौम जमहूरिया के बारे में पूछते हैं कि ये किस तरीके से, क्या चीज़ें यौम जमहूरिया के दिन के, क्या इसकी तारीख़ रही है मुख्तसर में। सबसे पहले तो मैं आप सबको यौम जमहूरिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है, बड़ी खुशी का दिन है, इस हैसियत से कि आज ही के दिन हम जो है अंग्रेज़ों से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर सके थे। आज़ादी तो हमने 1947 में हासिल की थी, लेकिन दरअसल हिंदुस्तानियों ने अपने हाथों अपना मुल्क का दस्तूर, जिस हिसाब से यहाँ के निज़ाम को चलाना था, बना करके 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया। और उस दिन से फिर अभी हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। और यहाँ के दस्तूर के नफाज के बाद मुसलमानों की क्या, पूरी हिंदुस्तान के तमाम लोगों पर यह दस्तूर नाफिज है। ये अपना दस्तूर है, अपने हाथों बनाया हुआ दस्तूर अपने ऊपर नाफिज है। इस एतबार से एक तारीख़ी दिन है। इस दस्तूर में तमाम शहरियों को ख़ास तौर से अदल की, इंसाफ की और मसावत की ज़मानत दी गई है। तमाम शहरियों को आज़ादी दी गई है। तमाम ख़ास तौर से अक़लियतों को ख़ुसूसी तौर पर उनके मजहबी हुकूक़ और लिसानी और सक़ाफ़ती हुकूक़ की ज़मानत दी गई है। इस तरह से जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं, हर एक के हुकूक़ की हिफाजत की गारंटी दी गई है। इस हैसियत से हिंदुस्तान में जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं, सब पर ये दस्तूर सबके हुकूक़ की ज़मानत देता है। और इस एतबार से ये सबके लिए निहायत अहम और कीमती दस्तावेज़ है। एक जमात है जो कह रही है कि मौजूदा आइन को मनसूख कर देना चाहिए और एक नया आइन बनाना चाहिए जिसमें हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए हिंदुस्तान को। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये तो हिंदुस्तान एक कंपोजिट कल्चर है। यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे ज़ुबान के बोलने वाले हैं, बहुत सारे इलाके के कल्चर के लोग हैं। तो हिंदुस्तान को अगर मुत्तहिद रखना है और मुनज़्ज़म रखना है, तो इससे बेहतर कोई और निज़ाम नहीं हो सकता जो सेकुलर निज़ाम है, जिसकी हमारे दस्तूर गारंटी देता है। इसलिए कि तमाम शहरियों को मुत्तहिद रख करके ही हिंदुस्तान एक मजबूत हिंदुस्तान हो सकता है और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान हो सकता है। दुनिया में ये सियादत क़यादत के काबिल हो सकता है। और हिंदू राष्ट्र बना करके अगर इसको जबरन नाफिज करने की कोशिश की गई, तो बहरहाल यहाँ के जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ ज़ुबान के लोग हैं, वो इससे मुतमईन नहीं होंगे। जिस मुल्क में दाखिली तौर पर अमन सुकून ना हो, इत्तेहाद ना हो, बल्कि इंतशार हो, फ़िरक़ाबंदी हो, इख्तिलाफ हो, तो मुल्क वो तरक्की नहीं कर सकता। तो अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, तरक्की देना है, मुल्क में दुनिया में उसको एक इसका नाम पैदा करना है और इसको खुशहाल बनाना है, तो इस मुल्क को बहरहाल सेकुलर ही रहना इसके लिए बेहतर है। और जो हमारा दस्तूर इसकी गारंटी देता है, इससे बेहतर और कोई दस्तूर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये भी है कि हमारा दस्तूर, ये सबसे बड़ी इसकी खुसूसियत है कि दुनिया के बहुत सारे दसातीर की खुसूसियात का जामे है। तो और हिंदुस्तान कंपोजिट कल्चर रखने वाला मुल्क है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ज़ुबान और मुख्तलिफ़ सकाफ़त के लोग हैं। सबको मुत्तहिद रखने की इसके अंदर अहलियत है, सलाहियत है, काबिलियत है। अगर इसको इससे हटाने की कोशिश की गई, तो किसी भी लम्हे इसमें सुकून नहीं पैदा हो सकता। आप देखिए कि अभी दस्तूर से थोड़ा ज़रा सा इन्हिराफ हुआ तो किसानों में कैसी बेचैनी पैदा हो गई। एक बड़ा तबका है जो इस वक्त एक ज़बरदस्त हाईजारी कैफियत में है और अपने हुकूक़ के लिए तकरीबन 3-4 महीने से वो रोड पर निकला हुआ है, मुज़ाहरा कर रहा है, मुतालबा कर रहा है। तो अगर दस्तूरी एतबार से उसका सही से हक़ दे दिया जाए, तो ये पूरे मुल्क के लिए अमन सुकून का बाइस होगा। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस मुतालबे को आइन और दस्तूर के मुताबिक तस्लीम करके
मुल्क को मुल्क मुत्तहिद और सालमियत की तरफ आगे बढ़ाए और तरक्की दे। आपने मौलाना अभी बात की किसान आंदोलन या किसान तहरीक की, ज़राई कवानीन की, तो किस तरीके से तब्दीली की जाए कि ये ज़राई कवानीन किसानों के लिए मुफीद हों? क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी? नहीं, किसानों का मसला तो सबसे बड़ा मसला यही है कि किसान जो कुछ पैदा करता है उसके मुताबिक उसको पैदावार का माकूल मुआवजा नहीं मिल पाता। दुनिया में हर चीज़ तेज़ी के साथ उसकी कीमत बढ़ी है, लेकिन किसानों के की जो पैदावार है वो उसका माकूल मुआवजा नहीं मिल पाता। यही वजह है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान को वो खिलाता है और बहुत सारे दूसरे मुल्कों को भी यहाँ की पैदा की हुई चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन सबके बावजूद किसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर, सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा पसमादा वही रहता है। और हुकूमत भी उनको पसमादा ही समझती है और चाहती है कि वो ज़ुबानी तो ये कहा जाता है कि उनकी तरक्की, उनकी आमदनी, उनका जो पैदावार का जो मुआवजा दुगना तिगुना हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता नज़र नहीं आता। किसान जहाँ है वहीं रह जाता है और उसकी पैदावार के ज़रिए से दूसरे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। मसलन हिंदुस्तान इस वक्त जो वो आलू पैदा हुआ वो मंडी में उसको 3 रुपये 4 रुपये किलो ले लिया जाता है और जब खरीद कर स्टोर करके बेचा जाता है तो 50 रुपये 40 रुपये किलो बिकता है साल भर। ये किसान फिर उसी 50 रुपये किलो खरीद के उस बीज को फिर वो बोता है। तो ये उसकी एक मजबूरी होती है कि वो खरीदे और जब पैदा कर लेता है तो ये उस मजबूरन बेचने पे 2 रुपये 4 रुपये किलो पे मजबूर हो जाता है। तो किसान का तो मुतालबा है, वो वाजिब व माकूल मुतालबा है कि कम से कम इतनी उसकी कीमत मुतय्यन की जाए कि जो वो खर्च करते हैं पानी लगाने या जो खाद है वो उसको इस्तेमाल करते हैं बीज बोने में, जो उनका खर्च आता है पैदावार का इतना मुआवजा उसको मिले कि कम से कम जो खर्च है उसके निकलने के बाद उसकी कुछ आमदनी हो सके और ताकि वो उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आ सके। और हुकूमत ने जो कानून बना दिया है उस कानून के मुताबिक तो ये होगा कि किसान की कोई कीमत जो सरकार नहीं मुतय्यन करेगी और न माकूल मुआवजा दे के उसका माल खरीदेगी, तो नतीजा ये होगा कि जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो मजबूर करेंगे बहुत मामूली कीमत दे करके उनको खरीदने पर, और जब किसान उनको बेच देगा तो फिर उनसे खरीदने पर बड़ी बड़ी कीमतों में मजबूर होगा। तो मामूली कीमत पर उनका अनाज ले करके उन्हीं को फिर बड़ी कीमत पर बेचा जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ज़मीन जो है वो चूँकि पैदावार उतनी नहीं हो पाएगी और वो उनको मुआवजा नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ उस पर ठेके पर उनसे काम लें और उनकी ज़मीन जो अपनी ज़मीन है वो उस अपनी ज़मीन को मजदूर बन जाए और वो उसके ज़मीन के मालिक हो जाए। इसका अंदेशा ही किसानों की तरफ से ज़ाहिर किया जा रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी बेचैनी की बात है कि हम अपनी ज़मीन से भी बेदखल हो रहे हैं। अभी तक तो माकूल मुआवजा ही नहीं मिल रहा था, अब ज़मीन भी चली जाएगी, तो ये उनकी मौत व ज़ीस्त का मसला है। इसलिए सबसे ज़्यादा जितने भी किसान हैं पूरे हिंदुस्तान के वो इसी मामले में बेचैन है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक इस कानून को मौजूदा जो तीन कानून है इसको बदला नहीं जाएगा हम सुकून से अपने घर वापस नहीं हो सकते। जी, और हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत का दावा है कि कानून किसानों की तरक्की के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ये हस्ब इख्तिलाफ की रेशा दवानियाँ हैं कि वो लोगों को उकसा रहा है। और एक हस्ब इख्तिलाफ एक इल्ज़ाम ये लगाता है मौजूदा हुकूमत पर कि इस हुकूमत से जमहूरियत को ख़तरा है। तो इस पर क्या कहना? देखिए, किसान अपने मफादात को खुद समझता है, किसी के उकसाने की ज़रूरत नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जहाँ तक बात है, हिज़्ब इख्तिलाफ तो इस वक्त है ही नहीं और है भी तो वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, किसी काम के नहीं है। पार्लियामेंट में भी है, आपने देखा, गवर्नमेंट की भी इस तरह की पॉलिसी है कि चूँकि उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है इसलिए उनको इस तरह से दबा करके सौती वोट पर आसानी के साथ ये सारे कवानीन पास किए जा रहे हैं। जो ज़ाब्ता बसा औकात उस ज़ाब्ते की भी पाबंदी नहीं हो पाती, यानी वोटिंग तक नहीं होती और कानून पास हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी अक्सरियत में हुकूमत है। तो ये जो किसी की साजिश नहीं है
और न किसी के बहकावे में किसान आया है, बल्कि वो खुद साफ साफ अपने सामने ये देख रहा है कि हमारे हाथों हमारी ज़मीन जा रही है, हमारे हाथ से ये ज़मीन निकल जाएगी और हमको माकूल मुआवजा भी नहीं मिलेगा और हम बिल आखिर मरने पर मजबूर हो जाएंगे या ज़मीन निकल जाएगी तो बड़े बड़े सरमायादारों के हाथों में हम मजबूर होकर रह जाएंगे। तो वो अपना मफाद खुद देख रहे हैं, किसी को बहकाने की ज़रूरत नहीं और बहकाने की कोई पोजीशन में भी नहीं है, इसलिए कि अगर कोई करने की पोजीशन में होता तो वो सामने आता, कहीं कोई मुदावत ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए मजबूर होकर के किसान खुद मैदान में आए। अगर कोई अपोजिशन होती और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके उसके लिए आवाज़ उठाती, कोशिश करती, लड़ती, तब तो एक मुतवाज़िन मौजूद था, किसान को सड़क पर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त यही है कि चाहे वो सीएए का मसला रहा हो या इससे पहले और जो मसाइल रहे हैं यहाँ, उसमें यही है कि कोई लीडर, कोई अपोजिशन है ही नहीं जो हुकूमत के गलत फैसले पर, गलत पॉलिसी के खिलाफ खड़ी हो सके, मुज़ाहमत कर सके और उसको मुस्तरद कराने पर उसको मजबूर कर सके। इसलिए आम पब्लिक बार बार रोड पर निकल के आ रही है अपने मसाइल को हल कराने के लिए। तो किसी की कोई साजिश इसमें नहीं है, न किसी के बहकावे में। हर आदमी अपने मफाद खुद देख रहा है अपने आँखों साफ साफ कि ये हमारी तबाही का मंसूबा है और अपने जीते जी हम अपनी तबाही खुद नहीं कबूल कर सकते। अच्छा मौलाना, आपका सब्जेक्ट सियासत रहा है, तो ज़मीनी सियासत पर सन 2022 के इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? भाई देखिए, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, दस्तूरी एतबार से हर आदमी को ये हक है कि उसका जो अपना नुक्ता नज़र है, उस नुक्ता नज़र के मुताबिक आइन के दायरे में रह के अपने सोच और फिक्र और नज़रिए को फ़रोग़ दे, बढ़ाए और उसके नज़रिए के हामिल जितने लोग हैं उनका एक ग्रुप बना करके, पार्टी बना करके इक़्तिदार तक पहुँचने की कोशिश करे। यह हमारा आइन और दस्तूर वाज़ेह तौर पर हर शहरी को ये हक देता है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान ना वन पार्टी सिस्टम यहाँ है, यानी एक जमाती निज़ाम है, न दो जमाती निज़ाम है, बल्कि यहाँ कसीर जमाती निज़ाम है। कसीर जमाती निज़ाम में आप देखिए कि जो बरसरीदार ग्रुप है वो भी कई पार्टियों का मजमूआ है। जो अपोजिशन थी इससे पहले कांग्रेस के क़यादत में बहुत सारी पार्टियों का मजमूआ भी था। तो कोलिशन गवर्नमेंट का ज़माना है और बहुत सारी पार्टियाँ जो है अपने अपने नुक्ते नज़र से बनी हैं। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी की बुनियाद पर वो भी अपने हामियों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, अपने नुक्ते नज़र को फ़रोग़ दे करके इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं और यहाँ के शहरियों के अपने नुक्ते नज़र से उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना चाहते हैं। तो बहरहाल शहरियों को उनका इस्तक़बाल करना चाहिए, उनको हक़ है। और जहाँ तक यूपी के इलेक्शन की बात है, यूपी का तो हाल ये है कि बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी है उसका हरीफ कोई है ही नहीं। जो पार्टियाँ हैं वो सब गोया अमली तौर पर नाकारा साबित हो चुकी हैं। उनके पास कोई ताकत नहीं है, उनके पास कोई क़ुव्वत नहीं है, उनके पास कोई अवामी सपोर्ट नहीं रहा। तो ये इलेक्शन में अपने बल पर इक़्तिदार में आने की कोई पोजीशन में नहीं है। तो जितनी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, हर पार्टी को अपनी ज़ोर आज़माई का हक़ है। अब वो अगर यूपी में पहली बार आ रहे हैं और उनके सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं, अपने नुक्ते नज़र को फ़रोग़ देंगे या उनके हमख़याल बहुत सारे लोग हैं, तो हक़ है उनको कि उनके ख़यालात की नुमाइंदगी की करने वाली कोई पार्टी हो। तो जब शहरियों को ये हक़ है, हमारा दस्तूर देता है कि हम एक अपना ख़ास एक नुक्ते नज़र रख सकते हैं और उसको फ़रोग़ दे सकते हैं और उसको इज्तिमाई शक्ल दे करके पार्टी की सूरत दे सकते हैं और उस बुनियाद पर अपनी आवाज़ हम ऐवान में यानी असम्बली या पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। अपने हुकूक का के तहफ़्फ़ुज़ उसका दिफ़ा करने की हमको हक़ देता है। तो बिल्कुल हम ऐसे तमाम शहरियों को इस्तक़बाल करना चाहिए और उस पार्टी को जो समझती है जिसको कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसकी हिमायत करके, उसको सपोर्ट करके उसको जिता करके पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। ये तो जमहूरी हक़ है सबका और उसका इस्तक़बाल होना चाहिए। तो मौलाना, ये मौलाना वहीदुद्दीन खां साहब को कल पद्म विभूषण का इंतखाब किया गया। मौलाना वहीदुद्दीन खां साहब का पद्म विभूषण के लिए
और उनका ताल्लुक़ आज़मगढ़ से है और मदरसतुल इस्लाह से भी है। आप भी इस्लाही हैं, इस ताल्लुक़ से आपके खुशी का माहौल मदरसतुल इस्लाह को देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, हम तमाम इसराइली बरादरी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसी भी इसराइल को ये एहसास हासिल हुआ। और ये न सिर्फ इसराइलियों के लिए बल्कि पूरे आजमगढ़ के लिए भी एक एहसास की बात है। मौलाना यही आजमगढ़ के बडरिया के रहने वाले थे। घर से अब यहाँ से मुंतकिल हो चुके, लेकिन अब भी उनके यहाँ लोग मौजूद हैं। तो ये पूरे आजमगढ़ के लिए और जिला के लिए बिल्कुल बड़े एजाज़ की बात है, खुशी की बात है। हम सब लोगों को इससे बड़ी खुशी हुई और मौलाना की खिदमत के एतराफ़ में बहरहाल ये जो एजाज़ उनको मिला है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया मौलाना। ये थे मौलाना अबू सुफियान इस्लाही जामई साहब। ये एक तरफ तो खुशी का माहौल है कि मौलाना वहीदुद्दीन खां साहब को पद्म विभूषण के लिए उनका इंतखाब हुआ है, तो दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान पुलिस से मुठभेड़ हो गई है और पुलिस से उन पर लाठीचार्ज कर रही है। तो कहीं खुशी कहीं गम के माहौल में मेरी तरफ से कबूल करिए यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। सैफुल इस्लाम सैफ़ी, अहवाल दुनिया।